हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत खड़ी बोली आंदोलन के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती या नाशिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सिद्धार्थ सुखलाल नियाज व इंसा अल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा, भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी द्वारा व पद्म पुराण वचनिका दौलत राम द्वारा का भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। सदा सुखलाल की रचना सुखसागर के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। इंसान अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उदय भान चरित के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपर्युक्त चार लेखकों को है। अदालसी भाषा को लेकर संघर्ष। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में भी फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों के भी दो दल हो गए। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन गासादा तासी ने किया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया तथा हिंदी का विरोध किया। आगे देखते हैं। उस कठिन समय में राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व उर्दू के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सन 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। शिव प्रसाद जी ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं। 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। इस सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। सन 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय करने के लिए कालचक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने इसमें नोट किया, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में ध्यातव्य है कि 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। सन 1910 में
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है। यह वह युग है जब हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रवेश मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 19वीं सदी का आरंभिक युग खड़ी बोली के विकास को लेकर आरंभ होता है। ब्रजभाषा जो एक लंबी अवधि तक हिंदी साहित्य के पटल पर छाई हुई थी, उसका प्रभाव लुप्त हो जाता है। 19वीं सदी के आरंभ में तो हिंदी काव्य साहित्य की भाषा तो ब्रजभाषा बनी रहती है, लेकिन गद्य साहित्य का लेखन खड़ी बोली में ही आरंभ होता है। 1920 से 25 के आसपास पहुंचकर धीरे धीरे हिंदी कविता भी खड़ी बोली में होने लगती है और ब्रजभाषा अब हिंदी की एक बोली मात्र रह जाती है। खड़ी बोली का विकास ही सही अर्थों में हिंदी का विकास है। खड़ी बोली का समुचित विकास तो शुरू होता है आधुनिक काल के आरंभ से ही, परंतु खड़ी बोली में बोलचाल तथा साहित्य लिखने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यह 19वीं शताब्दी की देन नहीं है। खड़ी बोली के संपूर्ण इतिहास एवं उसके विकास को समझने के लिए हम उसका अध्ययन 2 वर्गों में विभाजित करना चाहेंगे। पहला है 19वीं सदी का इतिहास, दूसरा 19वीं सदी के बाद का। 19वीं सदी के पहले खड़ी बोली गद्य साहित्य के संकेत तो हमें बराबर मिलते रहे हैं, परंतु उस भाषा का स्वरूप आज की खड़ी बोली जैसा नहीं था। 11वीं सदी का एक काव्य ग्रंथ है राउलवेल। इस ग्रंथ में हमें खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। यह भाषा का वही रूप है जो दिल्ली, मेरठ तथा पंजाब के आसपास बोली जाती है। 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी साहित्य में कविता की प्रधानता थी, गद्य की नहीं। यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और कविता में भी हमें खड़ी बोली के संकेत मात्र ही प्राप्त होते हैं। 19वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था। अब उनके लिए यह आवश्यकता थी कि वे अपना राज काज सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की भाषा सीखें। उस समय उनके समक्ष हिंदी की 2 धाराएं थीं। एक तो हिंदी के बोलचाल का रूप तथा दूसरा रूप था जो मुस्लिम दरबारों से होता हुआ आया था। यह वह रूप था जिसका प्रयोग मुसलमानों द्वारा होता था और जिसका नाम उर्दू पड़ा। पर दिन दैनिक कार्यों के लिए बोलचाल की भाषा को ही आधार बनाया जा सकता था। सामान्य प्रशासन के लिए जिस भाषा की आवश्यकता थी उसके लिए जन सामान्य के बीच प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली को ही लिया जा सकता था। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को स्वीकृति मिली और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन सामंतों से पहल संपर्क हुआ उनके दरबारों में खड़ी बोली का ही प्रचलन था। साथ ही इधर अंग्रेज सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए मुद्रण यंत्र स्थापित किए तो खड़ी बोली और प्रेस का संबंध स्थापित हो गया। 19वीं सदी के आरंभ होते होते खड़ी बोली में अंग्रेजी से अनुदित सामग्री प्रकाश में आने लगी। इस प्रकार इस सदी के आरंभ में ही खड़ी बोली हिंदी गद्य की आधारभूत भाषा बन गई। लेकिन अभी भी खड़ी बोली का व्यवस्थित ढंग से विकास आरंभ नहीं हो पाया था। यह कार्य हुआ कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद। वस्तुतः फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पीछे भी अंग्रेजों का अपना हित था। लॉर्ड वेलीजली अंग्रेज अफसरों को भाषा की शिक्षा दिलाना चाहते थे। इसके लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार नामक संस्था की स्थापना की गई और आगे चलकर यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानी गई। गिलक्राइस्ट की अपनी मान्यता थी कि हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ हैं। पहला दरबारी फारसी, दूसरा हिंदुस्तानी शैली या उर्दू तथा तीसरा हिंदी या गंवारू शैली। गिलक्राइस्ट ने इन 3 शैलियों में से दूसरी शैली अर्थात उर्दू को महत्व दिया। उन्होंने जिसे उर्दू कहा था यह था खड़ी बोली का ही रूप था।